नमस्कार। आज हम नेपाल की राजनीति में जो हालिया उथल-पुथल हुई है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, खासकर युवाओं के। सरकार में भी काफी बदलाव हुए हैं और माहौल कहना चाहिए कि बेहद तनावपूर्ण रहा है। हमारे पास इस पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं, जो इन ताज़ा घटनाओं को देखते हैं, उनकी वजहें टटोलते हैं और थोड़ा पीछे जाकर ये भी देखते हैं कि भाई ये सब हो किस राजनीतिक जमीन पर रहा है। तो आज इन स्रोतों के जरिए हमारा मकसद है नेपाल में जो कुछ घटा उसे परत दर परत खोलना। क्या हुआ, क्यों हुआ और ये जो अस्थिरता दिख रही है ये है कितनी गहरी। और देखिए, सोचने वाली बात है ना कि एक सोशल मीडिया बैन जैसी चीज, उससे पूरे देश में विरोध की ऐसी लहर उठी कि प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया। चलिए इसी से शुरू करते हैं, देखते हैं कहानी क्या है। तो सबसे पहले हाल में हुआ क्या। नेपाल भर में हमने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखे और इनकी कमान संभाली हुई थी मुख्य रूप से युवाओं ने, मतलब जेनजी ने। बिल्कुल। और इन प्रदर्शनों की जो तात्कालिक चिंगारी थी वो था सरकार का एक अचानक लिया गया फैसला। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्स, मतलब जो भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई। अच्छा। सरकार ने तो कहा कि भाई ये फर्जी खबरें रोकने के लिए, अशांति रोकने के लिए जरूरी है। हम्म। लेकिन जाहिर है बहुत सारे लोगों ने, खासकर युवाओं ने, इसे सीधे सीधे सेंसरशिप माना, अपनी आवाज दबाने की कोशिश। और फिर तो खबरें आईं कि हालात बहुत तेजी से बिगड़े, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। हाँ, और ये बहुत दुखद रहा। कम से कम 19 लोगों की मौत की खबरें आईं, 100 से ज्यादा घायल हुए। बाप रे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भीड़ को काबू करने के लिए काफी सख्ती बरती गई। गोला बारूद, आंसू गैस, पानी की बौछारें, सब इस्तेमाल हुआ। इसके बाद सरकार पर दबाव बना होगा, जाहिर है। बिल्कुल। हिंसा बढ़ने के बाद सरकार ने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई और वो जो सोशल मीडिया बैन था वो हटा लिया। हटा लिया। हाँ, लेकिन साथ ही स्थिति को कंट्रोल करने के लिए काठमांडू और आसपास के ललितपुर जैसे इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। सेना को भी बुलाना पड़ा। सेना को भी, मतलब मामला काफी गंभीर हो गया था। जी, ये दिखाता है कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण थी। इस सब का एक बड़ा राजनीतिक असर हुआ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, हाँ, उन पे भारी दबाव था। सरकार की आलोचना हो रही थी हर तरफ से, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी वो केयरटेकर प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं जब तक नई व्यवस्था नहीं बनती। अच्छा, और एक दिलचस्प बात और सामने आई इन विरोध प्रदर्शनों में, वो एनिमे वाले झंडे की। हाँ, वो वन पीस एनिमे का स्ट्रॉ हैट वाला झंडा, ये बड़ा सिंबॉलिक बन गया। क्या मतलब, कैसे? ये युवाओं के लिए एक तरह से प्रतिरोध का, आजादी का और जो पुरानी घिसी पिटी राजनीति है उससे अपनी दूरी दिखाने का प्रतीक बन गया। एक कल्चरल स्टेटमेंट जैसा। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। तो सरकार ने बैन हटाया, मुआवजे की बात की, घायलों के इलाज का वादा किया, जांच कमेटी भी बना दी। लेकिन क्या इससे जमीन पर माहौल शांत हो गया? क्या ये काफी था? देखिए, जो रिपोर्ट्स और एनालिसिस आ रहे हैं वो तो यही कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब ऊपरी कदम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक वो बुनियादी मुद्दे जिनकी वजह से ये सारा गुस्सा पनपा है, हाँ। जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाता तब तक ये समस्या बनी रहेगी। ये जो युवा आंदोलन है ये सिर्फ बैन हटने से खत्म होने वाला नहीं है। इनकी शिकायतें, इनकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो ठीक है, ये तो हुई ताज़ा घटनाएं और सरकार का रिएक्शन। लेकिन जैसा आपने कहा, ये गुस्सा सिर्फ बैन का नहीं था। जरा इसको और कुरेदते हैं, इसके नीचे क्या है? कौन से वो गहरे मुद्दे हैं जो इस तरह से उबल पड़े? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे स्रोत भी बताते हैं कि इस गुस्से के पीछे ना कई परतें हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी परत है भ्रष्टाचार से भयंकर निराशा। अच्छा। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है कि नेता, पूरा पॉलिटिकल क्लास, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगा है और आम लोगों की जो जरूरतें हैं, सेवाएं हैं, वो बद से बदतर होती जा रही हैं। मतलब एक एहसास की सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल, कि ये सिस्टम हमारे लिए है ही नहीं, ये नेताओं के लिए है, उनके नेटवर्क के लिए है, और युवा खास तौर पर इससे बहुत ज्यादा कटाव महसूस करते हैं। दूसरी बड़ी वजह है आर्थिक संकट, इकोनॉमिक इश्यूज, बेरोजगारी। हाँ, युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर मौके नहीं दिखते। नतीजा क्या होता है? लाखों युवा मजबूर हैं, काम के लिए उन्हें खाड़ी देशों में जाना पड़ता है, मलेशिया जाना पड़ता है। हाँ, ये तो खबरों में आता रहता है। तो देश के अंदर एक हताशा फैलती है कि भाई हमारे लिए यही कुछ नहीं है क्या? ये गुस्सा भी इसमें जुड़ता है। और तीसरा मुद्दा? तीसरा है नेतृत्व पर भरोसे का एकदम खत्म हो जाना। मतलब एक आम राय सी बन गई है कि सरकार, नेता, ये सब जनता से कटे हुए हैं। कोई जवाबदेही नहीं। कोई जवाबदेही नहीं, वही पुराने चेहरे, वही पुरानी बातें।
लोग अब इससे थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनकी सुने, कोई जिम्मेदारी ले। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की मांग बहुत तेज है। और इसमें युवाओं का रोल इतना सेंट्रल क्यों हो गया? आपने बताया कि नेपाल के 40% से ज्यादा आबादी 25 साल से कम की है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, यह आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इस पीढ़ी की खासियत क्या है? ये पिछली पीढ़ियों से ज्यादा पढ़ी लिखी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ये दुनिया से ज्यादा जुड़ी हुई है। वाह। इन्हें पता है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या मौके हो सकते हैं। और यही सोशल मीडिया की भूमिका आती है। एग्जैक्टली। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ दोस्तों से गपशप करने या फोटो डालने की जगह नहीं है। अच्छा, और क्या है? ये उनके लिए नेटवर्किंग का टूल है, एक्टिविज्म का प्लेटफॉर्म है, जानकारी और पढ़ाई लिखाई का जरिया है, और सबसे अहम ये उनकी कमाई का जरिया भी है। कमाई का जरिया? कैसे? सोचिए ना, कितने सारे युवा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फ्रीलांस काम करने वाले हैं, डिजाइनर, राइटर। हाँ। वो इंस्टाग्राम से दूसरे प्लेटफॉर्म से क्लाइंट ढूंढते हैं। छोटे छोटे ऑनलाइन बिजनेस हैं जो फेसबुक मार्केटप्लेस पर चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो जब सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को बंद किया तो ये सिर्फ उनकी आवाज दबाना नहीं था, ये सीधा सीधा उनकी रोजी रोटी पर हमला था। ओह। उनके भविष्य पर, उनकी आर्थिक आजादी पर हमला था। इसीलिए रिएक्शन इतना तीखा हुआ, इतना फैला। ये तो बहुत ही अहम बात है। मतलब जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं वो शायद ये समझ ही नहीं पाए कि वो सिर्फ कुछ एप्स बंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। वो एक पूरी पीढ़ी की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पर ताला लगा रहे हैं। ये जनरेशन गैप कितना साफ दिख रहा है यहाँ। एकदम सही कहा आपने। ये विरोध प्रदर्शन असल में जेन जी का पूरी ताकत से ये कहना है कि बस अब बहुत हो गया। हाँ। वो उस पॉलिटिकल सिस्टम से तंग आ चुके हैं जो उन्हें लगता है उनके लिए काम ही नहीं करता, उनकी भाषा ही नहीं समझता, और इसीलिए वो वन पीस जैसे ग्लोबल पॉप कल्चर के सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनका तरीका है खुद को अलग दिखाने का। किससे अलग? उस पारंपरिक बासी हो चुकी राजनीति से। ये उनकी अपनी पहचान है, अपनी कहानी है। ये क्रिएटिव है, ये युवा है, और ये कह रहा है हम अलग हैं, हमारी सुनो। ये विरोध, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, ये सब नेपाल की जो राजनीतिक अस्थिरता की एक लंबी कहानी चली आ रही है, उसमें एक और चैप्टर जुड़ गया है। अक्सर ये सवाल उठता है और कई एनालिसिस भी यही कहते हैं कि नेपाल में सरकारें इतनी जल्दी जल्दी क्यों बदल जाती हैं, क्यों कोई प्रधानमंत्री टिक नहीं पाता, ये पैटर्न बार बार क्यों दिखता है। हाँ, अगर हम इसे जरा बड़ी तस्वीर में देखें, जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, तो नेपाल में सरकारों का यह आना जाना दुर्भाग्य से एक नॉर्मल जैसा बन गया है, और इसके पीछे कई ठोस वजह हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पहली तो है बेहद खंडित राजनीति, फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स। मतलब ये कि नेपाल में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और पार्टियां बनती भी रहती हैं, टूटती भी रहती हैं। अच्छा। तो किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन सा होता है। तो सरकारें गठबंधन की बनती हैं। हाँ, सरकारें बनती हैं कमजोर, कई पार्टियों के नाजुक गठबंधनों पर। अब होता क्या है, जैसे ही किसी सहयोगी दल को लगता है कि उसे कहीं और बेहतर डील मिल सकती है, या किसी मुद्दे पे मतभेद हो गया, गठबंधन टूट जाता है, सरकार गिर जाती है। मतलब सरकारें बहुत वल्नरेबल रहती हैं। ये तो एक वजह हुई। और दूसरी वजह है पार्टियों के अंदर की जबरदस्त गुटबाजी, इनफाइटिंग। मतलब पार्टी के अंदर ही झगड़े। बिल्कुल। सत्ताधारी पार्टी के अंदर भी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए या बड़े मंत्रालयों के लिए लगातार खींचतान चलती है। तो नेता लोग अक्सर देश चलाने से ज्यादा अपनी पार्टी के अंदर पावर बैलेंस साधने में, अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि पार्टी के अंदर सपोर्ट कम हो रहा है या कोई दूसरा गुट हावी हो रहा है, उनकी कुर्सी खतरे में। ये भी अस्थिरता बढ़ाता है। बहुत ज्यादा। तीसरा, नेपाल का जो संविधान है वो भी इसमें एक रोल प्ले करता है। संसद को सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से प्रधानमंत्री बदलने की इजाजत है। अच्छा। तो इससे विपक्ष के लिए या सरकार से नाराज सहयोगियों के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिराना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। मतलब सिस्टम ही ऐसा है कि बदलाव आसान है। हाँ, कह सकते हैं। राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं, जिससे अस्थिरता को और हवा मिलती है। चौथा कारण है कई बार न्यायपालिका का हस्तक्षेप, जुडिशरी इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार प्रधानमंत्री के फैसलों को पलटा है, जैसे संसद भंग करने के फैसले। 2021 में ही तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली ने 2 बार संसद भंग करने की कोशिश की थी। हाँ, याद है। और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट प्योज बहाल कर दिया। इससे भी राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ी और प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल छोटा हुआ। और आखिरी वजह? और आखिर में शायद सबसे अहम, एक तरह का इतिहास और कल्चर ही बन गया है अस्थिरता का। सोचिए, 2008 में राजशाही खत्म हुई, देश गणतंत्र बना। तब से लेकर अब तक
1 दर्जन से ज्यादा सरकारें आ जा चुकी हैं। 1 दर्जन से ज्यादा? कितने सालों में? लगभग 16-17 सालों में। मतलब औसतन हर 1.25 साल में एक नई सरकार। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। तो ये अस्थिरता नहीं, ये एक तरह से शासन का डिफॉल्ट मोड बन गया है। अब नेता लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में, देश के विकास के बारे में कैसे सोचें? हाँ, जब उन्हें पता ही नहीं कि वो अगले कुछ महीने भी कुर्सी पर रहेंगे या नहीं। सही बात है। तो सारा ध्यान शॉर्ट टर्म पावर गेम्स पर, जोड़ तोड़ पर, सौदेबाजी पर चला जाता है। यहाँ पर थोड़ी पृष्ठभूमि देना भी जरूरी है। जैसा आपने इशारा किया, नेपाल ने एक लंबा सफर तय किया है। जी। राजशाही से संवैधानिक राजशाही, फिर वो 1 दशक लंबा माओवादी विद्रोह, गृहयुद्ध, और फिर 2008 में गणतंत्र बना। जी। 2015 में नया संविधान भी आया, जिससे उम्मीदें थीं कि शायद अब स्थिरता आएगी। हाँ, उम्मीदें तो थीं। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि वो स्थिरता अभी भी एक सपना जैसी ही है। संक्षेप में कहें तो यही है, नेपाल उम्मीद और निराशा के बीच झूलता रहता है। नया संविधान, नए गठबंधन, नए नेता, सब आते हैं, लेकिन अस्थिरता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो चक्र टूट नहीं पाता। क्योंकि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो लॉन्ग टर्म गवर्नेंस के बजाय शॉर्ट टर्म पावर प्ले को ही रिवॉर्ड करता है। और हाल के ये जो युवा विरोध प्रदर्शन हैं, ये दिखा रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी की इस राजनीतिक अस्थिरता का और उससे पैदा हुए असंतोष का अब खामियाजा नई पीढ़ी भुगत रही है। और वो अब इसे चुपचाप सहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। ये असंतोष अब सड़कों पर है, साफ दिख रहा है। तो इन सब का मतलब क्या निकाले? अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे, इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही लगता है कि सोशल मीडिया बैन वो तो बस एक चिंगारी थी, है ना? बिल्कुल सही। जिसने पहले से सुलग रहे बारूद में आग लगा दी। बिल्कुल। असली आग तो कहीं और लगी हुई थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरों की कमी और एक ऐसी पॉलिटिकल क्लास जिस पर लोगों का, खासकर युवाओं का, भरोसा ही नहीं बचा है। हाँ, और इसका महत्व क्या है? ये सिर्फ कुछ ऐप्स पर बैन लगने या हटने का मामला नहीं था, ये नहीं है। ये एक पूरी पीढ़ी का अपनी जो स्थापित व्यवस्था है उसके खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। एक ऐसी व्यवस्था जिसे वो टूटा हुआ मानते हैं, अपने भविष्य के लिए बेकार मानते हैं। और सरकार ने शुरू में जिस तरह हिंसक रिएक्शन दिया, उसने सरकार और जनता, खासकर युवाओं के बीच जो भरोसे की खाई थी, उसे और चौड़ा कर दिया है। तो क्या ये नेपाल के राजनीतिक भविष्य को बदल सकता है? इसमें पोटेंशियल तो है। ये घटनाक्रम निश्चित रूप से नेपाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन आगे क्या होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि इन युवा आवाज़ों को कितनी गंभीरता से सुना जाता है, उनकी शिकायतों का कितना असली समाधान होता है। ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल युग में पली बड़ी पीढ़ी दुनिया भर में पुरानी राजनीतिक ढांचों को, पुराने नेताओं को चुनौती दे रही है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक घटना जो सतह पर शायद उतनी बड़ी ना लगे, वो समाज में दबे हुए गहरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों को अचानक से सामने ला सकती है और पूरे सिस्टम को हिला सकती है। बिल्कुल। और अंतिम विचार के तौर पर चलिए ये सोचते हैं, सोशल मीडिया बैन हट गया है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, लेकिन क्या ये काफी है? ये जो जबरदस्त युवा ऊर्जा हमने सड़कों पर देखी, क्या वो अब किसी संगठित राजनैतिक ताकत में बदल पाएगी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वो सिस्टम में कोई बुनियादी बदलाव ला पाएगी, या फिर जैसा नेपाल में अक्सर होता आया है, देश फिर से वही पुराने राजनीतिक जोड़ तोड़ और अस्थिरता के पैटर्न में लौट जाएगा? और ये जो असंतोष है, ये भविष्य में किसी और मुद्दे पर शायद और ज्यादा ताकत से फिर उभरेगा। कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक बात तो तय लगती है, नेपाल का भविष्य किस तरफ जाएगा ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करेगा कि इन युवा आवाजों को सुना जाता है या उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। आगे क्या होता है, इस पर नजर रखना दिलचस्प भी होगा और अहम भी।